कहते हैं कि यहाँ इंसानी गोश्त बिकता था और आज भी यहाँ रूहें वापस आती हैं और हर रात यहाँ पर चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन क्या हो कि अगर इंसानी गोश्त इतना लजीज हो जाए कि आम लोग भी इसे चाव से खाने लगे। फ्रांस की एक छोटी सी शॉप पर कुछ ऐसा ही हुआ। शहर के बीचों बीच मौजूद ये मामूली सी दुकान के बाहर अचानक हजारों लोगों की भीड़ उमड़ गई। दुकान के मालिक ने एक खास किस्म का गोश्त बेचना शुरू किया था जो इतना लजीज था कि लोग इसके लिए मुंह मांगी कीमत दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद ना भीड़ कम हुई और ना ही लोगों की मांस खाने की दीवानगी। जिसने भी एक बार इसका स्वाद चख लिया वो इसे कभी नहीं भूल पाया। एक दिन एक कस्टमर ने इस दुकान के मालिक से पूछ लिया कि ये आखिरकार किस चीज़ का गोश्त है और विंसेंट ने घबरा कर झूठ बोल दिया और कहा कि ये ईरानी सूर का गोश्त है। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। दुकान पर भीड़ इस कदर बढ़ गई कि सड़कों पर जाम लगने लगा। कल तक जो तंगदस्ती में जी रहे थे अब रातों रात लाखों रुपए कमा रहे थे। इनकी दुकान की कामयाबी की वजह से शहर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद होने को थीं, लेकिन इनकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। कुछ हफ्ते पहले तक इनकी दुकान पर एक मक्खी तक नहीं भटकती थी। ऊपर से देखने पर इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल लगती थी, पर असल में ये कर्जे में डूबे हुए थे। लोग इसकी दुकान पर सिर्फ इसलिए आते थे क्योंकि वहाँ भीड़ कम होती थी और उनका वक्त बचता था। एक दिन कुछ वीगन ने इनकी दुकान पर हमला कर दिया। उन्होंने सूफी पर जानवरों का खून फेंक दिया और विंसेंट को भी बेरहमी से पीटा। ये ऐसे लोग थे जो गोश्त खाने वाले और बेचने वालों से नफरत करते थे और खुद को वीगन कहते थे। लगातार इसी तरह के मसाइल ने विंसेंट को गहरे कर्जे में डुबो दिया था। इसी शाम ये लोग अपने अमीर दोस्त मार्क के घर पर डिनर पर गए। मार्क का भी गोश्त का ही कारोबार था, लेकिन इसकी कई दुकानें थीं और महीनों के वो लाखों कमाता था। वहाँ पर सूफी का दर्द जो है वो झलक पड़ा और इसने अपनी सहेली स्टेफनी को बताया कि अब उनकी दुकान बंद होने को है और वो गहरे कर्जे में डूबे हुए हैं। उसकी सहेली ने उसे हौसला और हिम्मत देने के बजाय भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए, तुम्हारा शोहर निकम्मा है। इधर मार्क ने भी जब विंसेंट पर हुए हमले के बारे में सुना तो उसको कहा कि तुम्हें अपने बचाव के लिए एक राइफल रखनी चाहिए और उसको राइफल दी और कहा कम से कम इससे हमला आवर डरेंगे। घर वापसी के वक्त दोनों के बीच बहस हुई। तनाव इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। इसी बीच विंसेंट की नजर सड़क पर जा रही एक साइकिल सवार पर पड़ी। विंसेंट इसे पहचान लिया। ये वही था जिसने इसकी दुकान तोड़ी थी। विंसेंट गुस्से से भरा हुआ था। उसने इसको सबक सिखाने के लिए गाड़ी पीछे की, लेकिन अचानक वो शख्स गाड़ी के नीचे कुचला गया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बुरी तरह से डर गए। गाड़ी में मार्क की दी हुई गैर कानूनी राइफल भी थी, इसलिए वो पुलिस को नहीं बुला सकते थे। पुलिस को बुलाने का मतलब था खुद को सीधा जेल भेजना। तभी सूफी के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। इसने एक सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्री देखी थी। इसने विंसेंट से कहा क्यों ना हम इसकी लाश के टुकड़े करके इसे दुकान के गोश्त के साथ मिलाकर बेच दें। विंसेंट पहले तो हिचकिचाया, लेकिन कोई और ना रास्ता देखकर वो लाश को अपनी दुकान के अंदर ले आए और दुकान के तहखाने में ले जाकर विंसेंट ने भारी दिल से लाश के टुकड़े करना शुरू कर दिए। और लाश के टुकड़े करने के दौरान लाश का एक कान नीचे गिर गया जिसे इनके पालतू कुत्ते ने खा लिया। कुत्ते को वो इतना पसंद आया कि वो और मांगने लगा। विंसेंट ने दूसरा कान भी इसे डाल दिया। काम खत्म करते करते सुबह हो गई और विंसेंट वहीं सो गया। अगली सुबह जब उठा तो उसने देखा कि गोश्त वहाँ से गायब है। उसने सूफी से पूछा तो उसने लापरवाही से जवाब दिया कि मैंने उसको आम गोश्त समझकर उसको कीमे वाली मशीन में डाल दिया और वो उसको ग्राहकों को बेच भी दिया। ये सुनकर विंसेंट के तो होश ही उड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता उनकी एक ग्राहक जो है दोबारा वापस आई और उसने उसी गोश्त की मांग की। वो उसकी दीवानी हो चुकी थी और उसका स्वाद उसको बहुत ही अच्छा लगा था। अपनी जान बचाने और राज छुपाने के लिए विंसेंट ने वही ईरानी सूर वाला झूठ बोला। आहिस्ता आहिस्ता वो ईरानी मीट पूरे शहर में मशहूर हो गया। विंसेंट ने खुद भी इसे चखकर देखा और वो मान गया कि वाकई ये लाजवाब है। सूफी ने ये कहा क्योंकि ये मरने वाला वीगन था, यानी कि वो वेजिटेरियन था, इसलिए शायद इसका गोश्त जो है वो इतना ज़्यादा साफ, कोमल और मज़ेदार था। अब सूफी के मन में लालच जाग चुका था। इसने विंसेंट से कहा क्यों ना हम इन वेजिटेरियन को मारकर इनके गोश्त को बेचें, पैसे भी आएंगे और हमारी दुकान तोड़ने वालों से हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन विंसेंट ने इस वैशी ख्याल के लिए इसको डांट दिया। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि विंसेंट और सूफी की बेटी लुई अपने बॉयफ्रेंड लुकस को लेकर अपने घर पर आती है इनसे मिलवाने के लिए और इनको बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था कि विंसेंट अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और इसकी
इस्तकबाल के लिए विंसेंट सुबह से किचन में मेहनत करता है और अपने हाथों से खाना बनाता है और स्पेशल खाना बनाकर टेबल पर सर्व करता है। वो बड़े प्यार से लूकस की प्लेट में खाना डालने लगता है। वहाँ वो लड़का हाथ आगे बढ़ाकर खाना खाने से साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मैं गोश्त नहीं खाता। ये दोनों को देखकर झटका लगता है और इन्हें समझ आता है कि लूकस भी एक कट्टर वीगन है। इसे देखकर बेटी भी उसका साथ देती है, खाना खाने से मना कर देती है और वो लोग गुस्से से खाने का टेबल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड का ये बर्ताव देखकर विंसेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ना सिर्फ उस लड़के ने इसकी बेइज्जती की थी बल्कि इसकी सुबह की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया था। अब विंसेंट का वीगन के बारे में छुपा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। इसे लगता है कि शायद सूफी बिल्कुल सही कह रही है। इन वीगन्स में बहुत ज़्यादा घमंड होता है और इन्हें इस दुनिया में होने का कोई हक नहीं है। अब विंसेंट पूरी तरह से सूफी के प्लान में शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर अपने अगले शिकार की प्लानिंग करते हैं। वो एक बड़े वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ बैठकर देखते हैं और अब इस रेस्टोरेंट के मालिक को अपना अगला शिकार बनाने का फैसला करते हैं। इनका प्लान बहुत ही सिंपल और सीधा था। पहले इस आदमी का पीछा करके इसे सूने रास्ते पर मारना और उसके बाद इसकी बॉडी को दुकान के तहखाने में ले जाकर उसको टुकड़ों में काटना और उसका कीमा बनाकर ईरानी सूर के नाम से कस्टमरों को बेचना। रात के वक्त जब रेस्टोरेंट बंद होता है तो वो मालिक अपनी दुकान से बाहर निकलता है। मौका देखते ही विंसेंट अपनी मीट शॉप से लाया हुआ तेज धार वाला चाकू अपनी जेब में छुपाकर इसका पीछा करना शुरू कर देता है। सुनसान गली में विंसेंट जैसे ही उस आदमी के बिल्कुल करीब पहुंचता है और अपना चाकू निकालता है। अचानक विंसेंट के हाथ कांपने लगते हैं। वो अंदर से एक किसाई तो था लेकिन कोई प्रोफेशनल किलर तो नहीं था। इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो एक जिंदा इंसान पर चाकू चला सके। डर और घबराहट के मारे वो इसे मार नहीं पाता और वहाँ से उल्टे कदम भाग खड़ा होता है। जब वो खाली हाथ सूफी के पास लौटता है और अपनी नाकामी के बारे में बताता है तो सूफी निराश हो जाती है और कहती है, लेकिन अब भी हम हार नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, हमें अभी जिंदा बंदों को मारने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए वो एक वीकेंड की पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे कटर वीकेंड बनने का नाटक करने लगते हैं। अब उनको लोगों की भीड़ में बस एक ठीक सीधे साधे और दुबले पतले शिकार की तलाश जिसे वो आसानी से काबू कर सकें। तभी इनकी मुलाकात इस बेहद दुबले पतले आदमी से होती है जो जानवरों के अधिकारों के लिए नारे लगा रहा था। वो उस आदमी के पास जाते हैं और विंसेंट और सूफी जानवरों के लिए अपना झूठा प्यार दिखाते हैं। तभी वो आदमी इन दोनों से इम्प्रेस हो जाता है और इनकी तारीफें करने लगता है। सूफी को समझ आ जाता है कि ये इनका आज का टारगेट है, यही लड़का है जो उनका शिकार बनेगा। सूफी चालाकी से इससे बात आगे बढ़ाती है और इसे अकेले में मिलने के लिए पार्किंग एरिया में बुलाती है और सूफी अपनी गाड़ी में बैठकर उस लड़के को मारने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी उनके प्लान पर एक बार फिर पानी फिर जाता है। वो देखते हैं कि वो पतला आदमी पार्किंग में आया तो है लेकिन उसके साथ उसके दोस्त भी हैं। वो पकड़े जाने के डर से अपना चाकू सीट के नीचे छुपा लेते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो वीकेंड इनको रोक लेते हैं और कहते हैं, दोस्तों आज हम एक मीट शॉप पर हमला करने वाले हैं तो तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। और ये दोनों भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वैसे ही मास्क अपने चेहरे पर चढ़ा लेते हैं। और अब जब वो उस दुकान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये दुकान उसी अमीर दोस्त की थी और अब वो अपने अंदर का गुस्सा भी निकालता है और विंसेंट बहुत ही बुरे तरीके से उसकी दुकान को तोड़ फोड़ देता है उनके साथ मिलकर। और अब उन वीगन्स का इस पर भरोसा जो है वो बढ़ चुका था और विंसेंट को भी ये सब करके दिली खुशी मिल रही थी क्योंकि वो भी उसके चलते कारोबार से काफ़ी जलता था। अब वो अकेला इंसान नहीं था जिसका कारोबार बर्बाद हुआ था, अब उसका अमीर दोस्त भी उसी की कतार में आकर खड़ा हो चुका था। मार्क की दुकान को तबाह करने के बाद सब लोग एक महफूज जगह पर इकट्ठे होते हैं और किसी बात को लेकर सूफी के और विंसेंट के बीच में बहस शुरू हो जाती है। सूफी को वो उसी वीरान जगह पर अकेला छोड़कर अपनी कार को लेकर वहां से चला जाता है। अब रात के सन्नाटे में सूफी को वहां अकेली खड़ी देखकर वीगन ग्रुप का एक दूसरा आदमी उसके पास आता है और उस पर लाइन मारने लगता है और सूफी से मीठी मीठी बातें करता है। सूफी भी बहुत शातिर थी, वो रोने का नाटक करती है और बहुत जल्दी उस लड़के को अपनी बातों में फंसा लेती है। दोनों के दरमियान सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तभी बातचीत में सूफी को पता चल जाता है कि ये लड़का भी एक कट्टर वीगन है, उसका गोश्त भी बहुत अच्छा होगा। वो लड़का
सूफ़ी को उसकी कार ना होने की वजह से घर ड्रॉप करने की ऑफ़र करता है, अपनी कार में बिठाता है। और जैसे ही वो दोनों घर के बाहर पहुंचते हैं तो सूफ़ी उस लड़की को किस करने के बहाने उसके पास आती है, लेकिन अचानक वो एक आदमखोर की तरह उसके होंठ को अपने मुंह से बुरी तरह काट लेती है। दर्द के मारे वो लड़का चिल्लाने लगता है और उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाता है। सूफ़ी फ़ौरन पासा पलट लेती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई और आओ अंदर मैं तुम्हें दवाई लगाती हूँ। और वो सीधा साधा लड़का सूफ़ी की बातों में आ जाता है और वो उसके साथ उसके घर के अंदर चला जाता है। वो उसको लिविंग रूम में बिठा देती है और जाकर सोते हुए विंसेंट को जगाती है और उसके कान में फुसफुसाकर कहती है, उठो विंसेंट, बाहर हाल में हमारा अगला शिकार बैठा हुआ है, बस तुम्हें जाकर इसे ख़त्म करना है। विंसेंट बाहर आता है, लेकिन वो जिंदा खड़े लड़के को देखकर उसके हाथ दोबारा से कांपना शुरू हो जाते हैं और वो सूफ़ी से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ये देखकर सूफ़ी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको चिढ़ाने लगती है और उसको कहती है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो, तुम में मर्दों वाली कोई बात नहीं है, तुम में हिम्मत भी नहीं है। याद रखो ये हमारा आज लास्ट चांस है, अगर हमने आज रात इसे नहीं मारा तो मैं अभी जाकर इस लड़के के साथ सोऊंगी। ये सुनकर और वो सोचता है कि सूफ़ी इसे सिर्फ उकसाने और डराने के लिए ये सब कह रही है, लेकिन सूफ़ी तो सचमुच बाहर आके उस लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब चली जाती है। अपनी बीवी को किसी पराये मर्द के साथ इस तरह देखकर उसका दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और वो गुस्से और जलन की आग में अंधा होकर विंसेंट उसके पास आता है और एक भारी भरकम चीनी मिट्टी के फूलदान उठाकर उसके पीछे से वार करता है और उसके सर पर मारने लगता है और इतनी देर मारता रहता है कि जब तक उसका भेजा बाहर नहीं आ जाता। और विंसेंट अपनी जिंदगी का पहला क्राइम मर्डर अंजाम देता है। अगली सुबह होती है और विंसेंट के फ़ोन पर मार्क की बीवी की कॉल आती है और वो रोते हुए बताती है कि रात को कुछ वीगन ने उनके स्टोर पर हमला करके उनका लाखों का नुकसान कर दिया। और वो दोनों अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ खुद विंसेंट नहीं की है, लेकिन वो फ़ोन पर ऐसे दिखाते हैं जैसे इन्हें इस बारे में कुछ पता ही ना हो और वो मार्क के लिए बहुत दुखी होते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है जो विंसेंट को कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। विंसेंट ये सुनकर बहुत घबरा जाता है और थूक उसके हलक में ही सूख जाता है। वो डर जाता है कि कहीं कल रात वाले मर्डर के बारे में तो कुछ पूछना नहीं है। पुलिस वाले को पता तो नहीं चल गया, लेकिन जब पुलिस वाला बोलना शुरू होता है और वो उसी मीट के बारे में बात करता है, दरअसल वो भी उस ईरानी सूर के गोश्त का दीवाना था और उसकी तारीफ करने लगता है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके हौसले और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो अपनी दुकान में उसी तड़पा के मारे गए इंसान का गोश्त बेचते हैं। उनकी शॉप के सामने अब पहले से भी ज़्यादा लंबी कतार लगी हुई थी, जिसकी वजह से इनका ये सारा गोश्त चंद घंटों में ही ख़त्म हो जाता है। अब ये खेल इस कपल के लिए एक रूटीन बन चुका था। जब भी इनकी दुकान में गोश्त की कमी होती या ग्राहकों की डिमांड बढ़ती और रात के अंधेरे में निकलते और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेते और अपने जाल में फंसाते, इसी बेरहमी से उसके मौत के घाट उतार देते और उसका कीमा बनाकर अपनी दुकान पर बेच देते। ऐसे ही करते करते कुछ ही महीनों में उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला और अब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे। उनका रहन सहन बदल चुका था। उनकी दुकान की वजह से शहर की बड़ी बड़ी दुकानों पर ताले लग गए थे। इस भारी डिमांड को देखकर सूफी ने मीट की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी, लेकिन फिर भी कस्टमर की तादाद कम नहीं हुई। लोग ब्लैक मनी में भी इसको खरीदने के लिए तैयार थे। तभी उसका पुराना दोस्त मार्क उसकी दुकान पर आता है। विंसेंट अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए मार्क को वही स्पेशल मीट सर्व करता है। मार्क जैसे ही बड़े चाव से इसे मीट को चबाना शुरू करता है, अचानक उसके मुंह से कोई बहुत ही सख्त और अजीब चीज़ वो इसे मुंह से बाहर निकालता है, क्योंकि मार्क की बीवी जो थी वो एक डॉक्टर थी और वो इस मेटल की चीज़ को गौर से देखती है और पहचान लेती है और वो चौंक कर कहती है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी इंसान की दिल की धड़कन को चलाने के लिए उसके हार्ट में लगाई जाती है। ये किसी जानवर के वजूद में नहीं हो सकती। और सूफी की आंखों में झांकते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हारे इस ईरानी मीट में एक इंसान का ये डिवाइस कहाँ से आया। मार्क और उसकी बीवी की बात सुनकर विंसेंट के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसे अचानक याद आता है कि उनका एक शिकार दिल का मरीज था जो शिकार करते वक्त डर के मारे पहले ही बेहोश होकर गिर गया था। विंसेंट ने जल्दबाजी में उसके दिल के अंदर की इस मैग्नेट डिवाइस को नहीं निकाला और उसको इसी समेत ग्राइंड कर दिया। अब मार्क को भी शक होने लगा था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा और काला धंधा चल रहा है। दोनों दोस्तों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते खूनी लड़ाई में बदल जाती है। विंसेंट गुस्से में पूरी तरह साइकोपैथ बन चुका था। मार्क के ऊपर झपट पड़ता है और उसके कान को अपने दांतों से चबा डालता है। इस भयानक खून खराबे के साथ और लड़ाई के साथ दोनों की सालों पुरानी दिखावे की दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाती है। लेकिन विंसेंट को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये एक भूल आगे जाके इन दोनों के लिए मौत का फंदा बनने वाली है।
इस हादसे के बाद विंसेंट का दिमाग पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इंसानों का मांस काटते काटते और बेचते बेचते वो एक बेहद खतरनाक साइकोपैथ बन चुका था। इसके दिमाग पर हर वक्त सिर्फ इंसानी गोश्त का भूत सवार रहता था। सोते जागते बस यही सोचता रहता था। अगले दिन वो दोनों एक बड़े वीगन फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ नया शिकार ढूंढ सके। वहाँ घूमते हुए अचानक उनकी नज़र एक मोटे और तंदुरुस्त बच्चे पर पड़ती है। बच्चे के कोमल जिस्म को देखकर विंसेंट के अंदर का शैतान जाग जाता है। उसका दिल करता है कि वो उस बच्चे को कच्चा ही चबा जाए, लेकिन किसी तरह वो अपने इस खौफनाक ख्याल पर काबू पाता है और इसे खुद अपनी सोच पर अंदर ही अंदर बेहद शर्मिंदगी और घिर आने लगती है। और वो सोचता है कि वो कितना गिर चुका है और वो घबरा कर वहाँ से भागने ही वाला होता है। तभी सामने उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो दो कसाईयों को इस वीगन फेस्टिवल में देखकर हैरान रह जाता है और इनसे पूछता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी बीच इनकी बहस शुरू हो जाती है और लूकस और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। वो दोनों चिल्लाकर बात कर रहे होते हैं और वहीं पास के टेबल पर बैठा एक आदमी इनकी सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। ये आदमी कोई अनजान नहीं था, ये वही वीगन गुंडा था जिसके साथ मिलकर इसने अपने दोस्त मार्क की दुकान तोड़ी थी। जब इसे पता चलता है कि विंसेंट कोई वीगन नहीं बल्कि वो खुद एक ईसाई है, उसने इसको धोखा दिया है, तो इसका खून खोल उठता है। उसी रात विंसेंट अपनी दुकान के तहखाने में एक नई बॉडी को काट रहा था। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। तब अचानक बाहर दस्तक होती है। जब वो दरवाजे पर आता है तो देखता है कि वही शौकीन पुलिस वाला बाहर खड़ा है। डर के मारे वो दरवाज़ा खोलता नहीं और अंदर से ही बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने पालतू कुत्ते पर पड़ती है जो इंसानी कटा हुआ हाथ मुंह में लेकर दरवाजे की तरफ आ रहा था जहां पुलिस वाला खड़ा था। विंसेंट बिजली की तेजी से उसकी तरफ झपटा है और उसके मुंह से हाथ को छीनकर पीछे फेंकता है और किसी तरह बात खत्म करके पुलिस वाले को वहां से टाल देता है। इस बार वो रंगे हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बच्चा था और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बाद पूरी तरह से डर जाता है और वो सूफी से कहता है कि अब बहुत हो गया, हम ये धंधा आगे नहीं चला सकते। लेकिन सूफी को कोई डर नहीं था। इसी बहस के बीच अचानक उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड लुकिस उसके घर आ पहुंचता है। लुकिस दरअसल उस दिन फेस्टिवल में की गई बहस की माफ़ी मांगने के लिए उसके पास आया था और बातों ही बातों में लुकिस रोने लगता है और बताता है कि वो आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है क्योंकि उसके कई सारे वीगन दोस्त पिछले कुछ महीनों से अचानक शहर से गायब और लापता हो रहे हैं। इसे क्या पता था कि उसके सारे दोस्त विंसेंट की दुकान पर कीमा बनकर बिक चुके हैं। लुकिस को अकेला और घबराया हुआ देखकर सूफी के अंदर की डायन जाग उठती है और वो लुकिस के जाते ही विनस से कहती है, ये हमारा अगला शिकार बनेगा। इसके जिस्म के मीट भी बहुत ही टेंडर और टेस्टी होगा। वो अपनी बीवी की बात सुनकर अंदर तक कांप जाता है और इसे पहली बार एहसास होता है कि सूफी उससे भी बड़ी साइकोपैथ बन चुकी है जो अपने ही बेटी के सुहाग को काटने के लिए तैयार है। वो बाहर भागता है और लुकिस को धक्का देकर अपने घर से दूर भगा देता है ताकि सूफी उसको नुकसान ना पहुंचा सके। अगले दिन वो अपनी बीवी को बताए बिना एक फैसला करता है। वहाँ वो दुकान का शटर उठाता है और बाहर खड़ी सैकड़ों ग्राहकों से साफ साफ कह देता है कि आज से हमारी दुकान पर ईरानी मीट मिलना हमेशा के लिए बंद हो चुका है क्योंकि पीछे से सप्लाई बंद हो गई है। अब लोग अपने घर जा सकते हैं। ये सुनते ही लाइन में खड़े कस्टमर गुस्से से पागल हो जाते हैं। जो लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे वो उसको गालियां देते हुए वहां से चले जाते हैं और पूरी दुकान खाली हो जाती है। जब सूफी को पता चलता है कि उसके शौहर ने ये किया है तो सारे ग्राहकों को भगा दिया है तो वो पागल हो जाती है और उसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने हमारा इतना बड़ा बिजनेस क्यों ख़त्म कर दिया। दुकान पर वो उसको अकेला छोड़कर बिना कुछ कहे वहां से अपनी जैकेट उठाता है और चला जाता है। विंसेंट की दुकान से जाते ही वहां अचानक एक बड़ी वैन आकर रुकती है और उसमें वही खतरनाक वीगन गुंडे बाहर निकलते हैं जिनका लीडर वही आदमी था जिसने फेस्टिवल में उनकी आवाज़ सुनी थी, उनका सच सुना था। वो सब मार्क की दुकान में हुई तोड़ फोड़ और धोखे का बदला लेने आए थे। वो दुकान के अंदर घुसकर अकेली सूफी को दबोच लेते हैं और ये सूफी को कुर्सियों से बांध लेते हैं और इसे बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद जब विंसेंट का गुस्सा कम होता है और वो दुकान की तरफ वापस आता है तो इसे बाहर उन्हीं गुंडों की वैन को देखकर अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। वो बिना देर किए दुकान के अंदर भागता है। अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वो सूफी की गर्दन काटने ही वाले थे और वो बिना टाइम गवाए अपने अंदर के कसाई को बाहर निकालता है और हाथ में बड़ा चाकू लेता है और उन गुंडों पर टूट पड़ता है और बिजली की रफ्तार से उन पर हमला करके दो गुंडों की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। लेकिन तभी तीसरा उस पर हावी हो जाता है और वो उसको उठाकर दीवार पर लटकाने लगता है और एक मीट हुक यानी गोश्त टांगने वाले हुक को
उसके पीठ पर लगा देता है और उसे बेरहमी से लटका देता है। वो बुरी तरह से चीखने लगता है। अपने शोहर को मरता देखकर सूफी पूरी ताकत से अपने आप को छुड़ाती है और किसी तरह अपनी रस्सियां खोल लेती है और टेबल पे पड़े एक दूसरे नुकीले हुक को उठाती है और उसे पीछे जाकर उस पर वार कर देती है, जो सीधा उसकी आंख में लगता है। वो गुंडा वहीं पर तड़प कर मर जाता है। चारों तरफ खून और लाशें बिखरी हुई थी, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस खूनी खेल का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। विंसेंट और सूफी ने जिन लोगों को मारा था, इनके सबूत पूरी तरह से गायब नहीं कर पाए थे। विंसेंट का पुराना दोस्त मार्क अपनी बीवी के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब जांच करती है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। इसलिए कोर्ट बिना रहम किए इस खूनी जोड़े को फांसी की सजा सुनाता है, जो पूरी तरह से साइको हो चुके थे, और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है।